हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good morning to all of you. Today we shall discuss and continue the current affairs class. देखिए, अभी इस समय परीक्षाओं का मौसम चल रहा है और अभी अभी कल आपके वीडियो या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम है और इसके आगे आपका सीजीएल की परीक्षा है। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने पहला जो आपका वीडियो था उसमें जनवरी से लेकर के मार्च तक के सारे इवेंट्स को, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसको मैंने कवर अप किया और इस वीडियो में मैंने अप्रैल से लेकर के मिड जून तक को कवर अप कर दिया है। चलिए हम लोग आज की जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। ए है आशा भोसले, बी है उदित नारायण, सी है सोनू निगम और डी में से कोई भी नहीं। देखिए, बताना चाहूंगा कि 6 फरवरी 2022 को भारत की नहीं बल्कि दुनिया की मैं कहना चाहूंगा कि महानतम गायिका लता जी का देहावसान हो गया। तो उनके देहावसान होने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति थी, उसका एक ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट के माध्यम से होगा कि भारत के लिए जो भी लोग अभूतपूर्व योगदान करेंगे, जो भी लोग भारत के लिए अच्छा योगदान प्रदान करेंगे, ऐसे लोगों को उस ट्रस्ट में से जो भी ब्याज आएगा उस ब्याज पे पैसे से उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में लता आपका दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आरंभ किया गया। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लता मंगेशकर पुरस्कार जो है कई राज्यों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लता मंगेशकर पुरस्कार नहीं बल्कि यह लता आपका दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दीनानाथ जो है उनके पिताजी का नाम था, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो यह पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया, 2023 की बात हो रही है। तो सबसे पहले बता 2023 का जो पुरस्कार है यह दिया गया आशा भोसले को, जो उनकी जो लता मंगेशकर की छोटी बहन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया था, 2022 का पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और इसलिए दिया गया क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी, तो इस कारण से उनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन होगा, किसे वर्ष 2023 का हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन 2023 दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा आशा भोसले, मतलब ए हो गया। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां किया गया। Where the first water metro has been inaugurated, A कोलकाता, B मुंबई, C कोची और D विशाखापट्टनम। तो बता दूं इसका सही आंसर जो है कोची है। देखो कोची, जैसा आपको पता है कि यह जो है ये आपको केरल में स्थित है और जो केरल का तटवर्ती इलाका है वहाँ पे तटवर्ती इलाकों में अरब सागर का जो पानी है, जब वहाँ पे लहरें उठती हैं तो पानी जो है भर जाता है, इसको बैक वाटर्स कहते हैं। इस बैक वाटर्स कारण से कोची के आसपास में लगभग 10 ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जो आपको पानी के कारण से डूब जाते हैं। एक प्रकार से डूब नहीं जाते बल्कि वहाँ पानी भर जाता है, डूबना कहना गलत होगा, पानी भर जाता है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए, इनकी कनेक्टिविटी के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक यहाँ पर एक वाटर मेट्रो आरंभ किया गया है। यह वाटर मेट्रो कोच्चि के 10 इस प्रकार का आइलैंड को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पर देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया, हो गया कोच्चि। अगर पूछा जाएगा कि यह जो कोच्चि वाटर मेट्रो बनाया गया है यह कितने आपको स्टेशनरी आइलैंड जोड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है कि हाल में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी इन इंडिया? किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया गया? चार विकल्प, ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, सी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और डी है आम आदमी पार्टी। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो उसका सही आंसर है वो आपका आंसर है आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि भारत में इसमें 2657 ऐसी पार्टियां हैं जो आपके चुनाव आयोग के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है, और 54 पार्टियां हैं जो राजकीय पार्टी है, और 2597 पार्टियां हैं जो आपको अनरिकग्नाइज पार्टी, मतलब वह जो है गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। ये सभी जो राजनीतिक दल हैं ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागी होकर के भारत के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अब यहाँ पे देखो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे दिया गया। तो बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भारत में राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके दर्जे के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब दिया जाएगा जब वह पार्टी पिछले जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उस चुनाव में उसने कम से कम 2% सीटें प्राप्त की, मतलब कम से 11 सीट अगर उसको मिला है, और वो भी उसको कुल मिला के 3 राज्यों में मिलना चाहिए। दूसरा कि या तो उसने भारत के 4 राज्यों में विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें उसने कम से कम 6% उसने वोट बैलेट वोट का वोट प्राप्त कर लिया हो। और नंबर 3, या तो वह पार्टी जो है भारत के 4 राज्यों में राजकीय पार्टी के रूप में उसकी वह दर्ज हो। तो इस प्रकार की पार्टियों को हम लोग कहते हैं राजकीय पार्टियां। तो जब कोई चुनाव होता है तो चुनाव आयोग क्या करती है कि पार्टियों में जो कौन कौन सी पार्टी को राजकीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, किसको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, इस प्रकार के डिसीजन या निर्णय जो है भारत के चुनाव आयोग के माध्यम से लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि अभी जो हाल फिलहाल के चुनाव हुए हैं उन सारे चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारत की जो निर्वाचन आयोग है, भारत के निर्वाचन आयोग ने जब इसकी पुष्टि की तो यहाँ पे यह हुआ कि भारत में आम आदमी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा, क्योंकि गुजरात के चुनाव में और साथ ही साथ उसने आपके पंजाब के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में इसने शानदार प्रदर्शन किया है। इस कारण से इस पार्टी को जो है आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो किस प्रकार से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसको अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोना पड़ा है। भारत में इसमें 6 पार्टियां जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहला है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी पार्टी जो है वह है नेशनल पीपुल्स पार्टी, चौथी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट है, और इसके बाद आपकी जो पांचवी पार्टी होगी वो है बहुजन समाजवादी पार्टी, और इस प्रकार से, और छठी होगी आम आदमी पार्टी। तो 6 पार्टियां जो है इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो पूछा जाएगा हाल में किस राष्ट्रीय दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो हो जाएगा आम आदमी पार्टी। और किन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है खोना पड़ा है, तो ये हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा होगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फर्स्ट एम्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? ए है कोहिमा, बी है गुवाहाटी, सी है ईटानगर, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं बता दूंगा आप लोगों को इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है गुवाहाटी। देखिए, आपको बता दें कि 1956 में भारत के उच्च चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए, प्रदान करने के लिए और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पे इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके बाद 2014 के आते तक भारत के 6 शहरों, मतलब कुल मिला के 7 जगह पर एम्स स्थापित हो गए। आज की बात करें हम लोग तो वर्ष 2023 तक कुल मिला के भारत में 22 एम्स की स्थापना हो चुकी है, और इनमें से एक एम्स जो है वह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी प्रकार कोई एम्स नहीं था। तो अभी भारत के गुवाहाटी में आपको अप्रैल के महीने में भारत के प्रधानमंत्री जी ने गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन है किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुवाहाटी। आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन आ गया किस राज्य में 125 फीट बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? देखिए, बी आर अम्बेडकर के बारे में लोग जानते हो कि बी आर अम्बेडकर इंटरटेन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के पिता माने जाते हैं। तो बी आर अम्बेडकर साहब की जो है मूर्तियां जो है
भारत के उनको माना जाता है कि वो दलितों के मसीहा हैं। वो भारत में जो पीड़ित और जो दलित लोग हैं उनकी आवाज़ है। और इस कारण से दुनिया में अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक मूर्तियां किसकी बनाई गई है, तो किसी व्यक्ति विशेष की बात लेंगे तो सबसे अधिक मूर्तियां जो है बी आर अम्बेडकर साहब की लगाई गई हैं। अब यहाँ पर आता है कि किस राज्य में 125 फीट बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अभी हाल में तेलंगाना ने बी आर अम्बेडकर साहब की जो है 125 फीट ऊंची मूर्ति जो है का अनावरण किया, उसको अनवेल किया गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे बिजनेसमैन ऑफ द डेकेड घोषित किया गया? Which of the following has been declared as the businessman of the decade? तो पिछले 10 साल में किस व्यक्ति की जो है व्यवसायिक प्रतिभा अभूतपूर्व रही, जिस कारण से उनको बिजनेसमैन ऑफ द डेकेड घोषित किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला, देखिए कुमार मंगलम बिरला जो है बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी के वो चेयरमैन हैं। और अगर हम लोग बात करें तो 1995 में उन्होंने विक्रम बिरला साहब जो उनके पिता थे उनसे उन्होंने अपनी विरासत को संभाला। और वहाँ उनकी जो कंपनी थी वो कंपनी सिर्फ $2 बिलियन की कंपनी थी। आज वो कंपनी जो है $45 बिलियन कंपनी हो गई है। इसका 51% इस कंपनी का विदेशों के माध्यम से इसका जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो निश्चित रूप से जो कुमार मंगलम बिरला हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पिछले 10 सालों में इनको बिजनेसमैन ऑफ द डेकेड घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से छठा किसे बिजनेसमैन ऑफ द डेकेड घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ए सूर्य कुमार यादव, बी हरमनप्रीत कौर, सी ईशान किशन और डी है के एल राहुल। देखो मैं बताना चाहूंगा कि विजडम जो है वो एक पत्रिका है जो आपकी निकलती है यूनाइटेड किंगडम से। और यह जो विजडम पत्रिका है उसने 1889 ईस्वी से वो क्रिकेट के क्षेत्र में जो इंग्लैंड के खिलाड़ी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते थे उनको पुरस्कार प्रदान करती थी। बाद में क्या हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई खिलाड़ी है और वह शानदार प्रदर्शन कर रहा है तो महिला और पुरुष दोनों वर्गों में विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो 2000 में बताना चाहूंगा कि जो 23 वर्ष है 2023 का जो विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया महिलाओं में, वो महिला घोषित की है भारत की हरमनप्रीत कौर। तो इस प्रकार से 7 का आंसर जाएगा 7 का बी कि किस भारतीय को विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर जाएगा आंसर हरमनप्रीत कौर। अगला प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के आधार पर भारत का श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के आधार पर भारत का श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व कौन है? ए सतपुड़ा, बी बांदीपुर, सी कान्हा और डी है पेरियार। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए भारत में क्या है कि भारत में जो टाइगर की संख्या है वह अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि टाइगर बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे थे लेकिन इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और हम लोग पिछले अगर 10 साल की बात करें तो लगातार टाइगर या इसके जो है में वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल 1973 को भारत ने टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और तब से लेकर के अब तक हम लोग देखें तो यहाँ पर टाइगर की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि भारत में इस समय जो 53 टाइगर रिजर्व हैं, इन टाइगर रिजर्व में सबसे शानदार प्रदर्शन किसका है? तो यदि हम बात करें मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन की तो उसके आधार पर जो केरल का पेरियार आपका टाइगर रिजर्व है यह भारत का श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है। इस प्रकार से 8वां का आंसर हो जाएगा डी। मतलब अगर पूछा जाए कि प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के आधार पर भारत का श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व कौन है तो यह पेरियार। और यह किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में गज महोत्सव का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क द एलिफेंट फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके पास है। ए है कान्हा कृष्णा नेशनल पार्क, बी है जिम कॉर्बेट, सी है काजीरंगा और डी है मानस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा। देखिए असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको पता है कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है लेकिन वहाँ पर हाथी भी आपको बहुत मिलते हैं। और बात करेंगे तो भारत जो है वह हाथी की जब बात हम लोग करते हैं तो भारत में लगभग 28,000 के आसपास हाथी है। हालांकि हाथी भारत और एशिया देशों के में ज़्यादा दिखते हैं आपको, लेकिन हाथी के संख्या के हिसाब से बोत्सवाना जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश है।
अब यहाँ पर आ गया कि भारत के किस टाइगर रिजर्व पार्क में गज महोत्सव का उद्घाटन भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया गया, तो यह किया गया काजीरंगा में। और आपको बताना चाहूंगा कि 1992 में जो भारत ने एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई और यह भी बातचीत की गई कि किस प्रकार से हाथियों की संख्या को बढ़ाया जाए और किस प्रकार से उनके जो प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं उन प्राकृतिक आवासों को नष्ट होने से बचाया जाए। तो यहाँ पर भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में गज महोत्सव का उद्घाटन भारत राष्ट्रपति द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारतीय वायुसेना की वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ए दीपिका मिश्रा, बी है कामिनी मिश्रा, सी है रचना कुमारी और डी है संजना बैरागी। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इसका आंसर आपका हो गया दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा इज ए विंग कमांडर ऑफ इंडिया, वे भारत की विंग कमांडर हैं एंड सी इज हेलीकॉप्टर पायलट, वे हेलीकॉप्टर चलाती हैं। और जब अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश में भयावह वहाँ पर बाढ़ आई, तो मध्य प्रदेश के बाढ़ में उन्होंने पीड़ितों की बहुत अधिक सेवा की, उन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया और उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनको एयरफोर्स के ब्रेवरी अवार्ड से उनको नवाजा गया है और वो भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिनको इस प्रकार का जो है वो एयरफोर्स का वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो भारतीय वायुसेना की वीरता पुरस्कार सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन हो गई है? तो यहाँ पर आंसर होगा दीपिका मिश्रा। पूछा जाए दीपिका मिश्रा कौन है, तो वो विंग कमांडर है और वो हेलीकॉप्टर की पायलट है। अगला क्वेश्चन, भारत के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? देखो बताना चाहूंगा कि सलीम दुरानी जो है भारत के महान क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने कुल 29 टेस्ट खेला, 29 टेस्ट में लगभग 1200 रन बनाए और साथ ही उन्होंने कुल 74 विकेट भी लिया है। जहां तक सलीम दुरानी साहब का सवाल है, भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे मैंने पूछ लिया कि सलीम दुरानी साहब जो है वह उनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा कि सलीम दुरानी भारत के एकमात्र ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका जन्म हुआ है आपका विदेश में और यह जन्म उनका होता काबुल में। तो भारत के लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उनका जन्म हुआ था काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्कृत प्रक्षेपण यान स्वायत्त अवतरण मिशन का सफल परीक्षण किया गया? On which of the following Indian reusable launching vehicle has been landed on 2 अप्रैल 2023? ए है श्रीहरिकोटा, बी है चांदीपुर, सी है चित्रदुर्ग और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर है चित्रदुर्ग। देखिए जब किसी भी सैटेलाइट या उपग्रह लोग छोड़ते हैं तो उसको उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक यान का प्रयोग किया जाता है, लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग यान कहते हैं। एक इस प्रकार के जब लॉन्चिंग किया था सैटेलाइट का तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन और जो यान है वो यान नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से यानों को सैटेलाइटों को उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के बाद यान का पुनः प्रयोग किया जा सके, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी माना जाएगा प्रगति है। 2016 से भारत इस दिशा में काम कर रहा है और अभी भी आपके 2 अप्रैल 2023 को भारत के पुनर्प्रयुक्त मतलब रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का सफलतापूर्वक जो है इसकी लैंडिंग कराई गई और लैंडिंग कहाँ की हुई? यह लैंडिंग चित्रदुर्ग में जो है कर्नाटक में। पूछा जाए कि भारत का जो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की लैंडिंग कराई गई चित्रदुर्ग में किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मैं बताना चाहूंगा कि श्रीहरिकोटा से भारत के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, यहाँ पे सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है और यह जो आपका चांदीपुर है यहाँ से मिसाइल्स या प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण होता है। चित्रदुर्ग जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहां से भारत का रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का जो है वह वहां पर जो है लैंडिंग कराई गई। तो यहाँ पर बारहवां का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13, अभी हाल में भारत के किस बाघ अभयारण्य की अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए? ए है आपका सुंदरवन रिजर्व, बी है पलामू टाइगर रिजर्व, सी है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और डी है इनमें सभी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल 1973 को भारत के 8 स्थानों से टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था। तो इनका जो है इस प्रकार से उन्होंने 50 वर्ष पूरे कर लिए। अब यहाँ पे आपके पास मैं बताना चाहूंगा कि यह सुंदरवन भी था, यह पलामू भी था और बांदीपुर भी था। सुंदरवन टाइगर रिजर्व होता है वेस्ट बंगाल में है, पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड में है, बांदीपुर आपके जो टाइगर रिजर्व है तो ये सभी जो है कर्नाटक में, सभी टाइगर रिजर्व जो है ये यहाँ से बाघ अभयारण्य के 50 पूरे कर लिए। तो 13 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 14। निम्नलिखित में से कहां से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया? तो बताना चाहूंगा कि टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 8 जगहों से, लेकिन सबसे पहले इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था आपके जिम कॉर्बेट से। तो यहाँ पर 14वां का आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबंधन तथा संसाधन उपमंत्री बनाया गया है? मैं तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 4 विकल्प है, रिचर्ड वर्मा, बी रिचर्ड हेल, सी रिचर्ड किम और डी है रिचर्ड वर्मा। किम वर्मा, चूंकि देखिए मैं इस पर पीछे जो मैंने वीडियो बना रखे हैं उस पर मैंने काफ़ी इस पर डिस्कशन कर मैं चुका हूं, तो यहाँ पर सीधे बता दूं कि भारतीय मूल के व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबंधन का संसाधन मंत्री बनाया गया है, ये आपके हैं रिचर्ड वर्मा साहब, और एशिया मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको इस प्रकार का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे निम्नलिखित जैसे भारत का टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया, तो बता ही दिया था आपको कि इसका आंसर जिम कॉर्बेट हो जाएगा। 14वां का आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर आंसर जो है वो टाइप करना भूल गया था शायद मैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है ये आंसर है आपका बी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट। ठीक है, 14वां के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आप हम लोग क्वेश्चन 60 नासा ने चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया है? इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर जाएगा अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय, मैं बताना चाहूंगा कि अमित क्षत्रिय भारतीय मूल के पहले से व्यक्ति हैं जिनको नासा ने चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम। देखो बताना चाहूंगा कि धरती जिस प्रकार से हम लोग धरती को तार तार कर रहे हैं, आने वाले समय में धरती हमारी जीने के लायक बचेगी नहीं, और 8 अरब से अधिक जनसंख्या वाली यह धरती जो है निश्चित रूप से संसाधनों का जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है वह मानव के लिए उपयुक्त नहीं रह पाएगी। तो हम लोग जो सबसे नजदीक में जाकर के बच सकते हैं वह चंद्रमा और मंगल है, और इस प्रकार से नासा जो है लगातार चंद्रमा और मंगल पर इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट के लिए चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के लिए भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया गया है वह व्यक्ति यहाँ पे अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 16 का आंसर हो जाएगा अमित क्षत्रिय। 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी, अमित क्षत्रिय। सिस्टम आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुसार अगले 5 वर्ष तक भारत के साथ किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकसित होगी? तो मैं इसको भी डिस्कस कर चुका हूं आपको पहले जो वीडियो है उसमें। इसका जो सही आंसर होगा हो गया इंडोनेशिया। मैं बताना चाहूंगा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस प्रकार से आंसर होगा सबका इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2019 में पहली बार लोकपाल के द्वारा अभी तक कितने लोगों को अभियोजित किया जा चुका है? देखिए लोकपाल भारत में 2019 में आपके पहली बार जो लोकपाल की नियुक्ति की गई, और लोकपाल की नियुक्ति की गई, और यह जो लोकपाल आपका लोकपाल है 2013 में भारत में लोकपाल बिल जो है पारित किया गया था, और इस लोकपाल बिल के पारित होने के बाद भारत में पहली बार लोकपाल की नियुक्ति 2019 में की गई थी। तो इनके पास केस तो बहुत अधिक केस आपके 65 कुल केस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एक भी व्यक्ति को यहाँ पर अभियोजित नहीं किया जा सका है। 18वां का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 विश्व बैंक ने भारत के 2023-24 के पूर्व घोषित विकास दर में कितने अंकों की गिरावट को संशोधित किया है? कितने अंकों की गिरावट को संशोधित किया है? तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो है जो वर्ल्ड बैंक था उस वर्ल्ड बैंक की सोच ये थी कि भारत का जो विकास दर रहेगा वो रहेगा आपका 6.6%, लेकिन अब उनका कहना है कि यह बढ़ जाएगी 6.3%। इस प्रकार से गिरावट की बात करेंगे तो जाएगा 0.3%। तो विश्व बैंक ने 2023-24 के पूर्व घोषित विकास दर में कितने गिरावट को संशोधित किया है? तो जाएगा 0.3%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वयस्क फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल कितनी राशि प्राप्त होगी? ए है आपका $22 लाख, बी है $144 लाख, सी $146 लाख और डी है $188 लाख। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर आपका है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए $1.22 लाख।
देखिए एक पोर्न स्टार है जिनका नाम है आपका डेनियल स्टॉर्मी डेनियल ने यह आरोप लगाया था आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि उन्होंने उनके साथ में 2006 से उनके साथ में उनके जो शारीरिक संबंध थे और उन्होंने शारीरिक शोषण किया। लेकिन यह मामला जो है जब वहाँ पे मैनहट्टन आपका न्यायालय में आया तो मैनहट्टन न्यायालय ने इस मामले को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि इस केस में जो भी बातें हैं वो सब बुनियादी बातें हैं, इसके कोई बहुत ज़्यादा आधार नहीं है। और इस प्रकार से उनके लीगल में जो खर्चे आए हैं, लीगल लीगल में जो भी खर्च आया है उस खर्च को उन्होंने कहा कि स्टॉर्मी डेनियल जो इस खर्च को वहन करेंगी। और इस प्रकार से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेस्ट फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल से 1.22 लाख रुपए प्राप्त होंगी। तो 21वां क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22। अभी हाल में किस देश ने नाटो सदस्यता ग्रहण की है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और यह एक प्रकार का सैनिक संगठन है। इस सैनिक संगठन को मिलाकर के 31 कंट्रीज हो गए हैं। और इसमें बताना चाहूंगा कि फिनलैंड जो है, फिनलैंड यहाँ पर फिनलैंड जो है अभी फिनलैंड इसको भी ज्वाइन किया। तो अभी हाल में किस देश ने नाटो सदस्यता ग्रहण की? इसका आंसर जाएगा फिनलैंड। और पूछा जाएगा फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बना है? तो ये हो गया 31वां देश हो गया। तो हो गया 21वां। क्वेश्चन नंबर आपका 24। अप्रैल की किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल। वर्ष 1919 में भारत के SS लॉयल्टी नाम का एक जहाज जो है बॉम्बे से लंदन की तरफ चला था। यह भारत के कॉमर्शियल जहाजों की ये पहली खेप थी मॉडर्न इंडिया में। इस प्रकार से 5 अप्रैल को यह घटना हुई थी और इस कारण से 5 अप्रैल को हम प्रति वर्ष भारत में नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 अप्रैल। कि अप्रैल की किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल। आंसर हो जाएगा आपका 5 अप्रैल। नेक्स्ट है भारतीय न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार आम जनता को न्याय सुगमता के आधार पर भारत का कौन राज्य शीर्ष पर स्थित है? Which of the following state is on the top on the basis of the इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022? तो बताना चाहूंगा कि भारतीय न्याय रिपोर्ट जो 2022 है उसके अनुसार जो है न्याय सुगमता मतलब जो जस्टिस अवेलेबल है आपको उस जस्टिस के आधार पर भारत का कौन सा शीर्ष पर स्थित है? यहाँ पर आंसर जाएगा कर्नाटक। और बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु को इसमें सेकंड स्थान, तेलंगाना को जो है यहाँ पर 3rd स्थान और यहाँ पर दिया गया है। और अगर बात करें हम लोग कि किस राज्य को कौन सा जो है राज्य है जो छोटे राज्य हैं, तो छोटे राज्यों में जो है सिक्किम को यहाँ पर पहला स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11.75%, 11.75%। मतलब यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए। आंसर यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए कि भारतीय न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत की है? तो आंसर 11.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2010 से 2022 के बीच भारत में बाघों की संख्या में क्या परिणाम आया है? तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार वृद्धि हुई है। हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के किस देश में से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात कर रहा है? देखिए, भारत ऐसे कच्चे तेल का सबसे अधिक आयात करता था सऊदी अरब से। लेकिन जब आपका रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ तो रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण से आपका जो कच्चे तेल की आपूर्ति है वह यूरोप को कर नहीं पा रहा है। रशिया जो है कम दर पर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है। इस प्रकार से रूस जो है उसमें भारत का कच्चे तेल का आयात की बात करेंगे तो रूस यहाँ पर पहले स्थान पर आ गया है। यहाँ पर आंसर होगा वर्तमान में भारत किस देश से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात कर रहा है? यहाँ पर आंसर होगा रूस। और अगर पूछा जाए कि रूस और भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक तेल का आयात कर रहा है। मतलब इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। कि भारत अगर पूछा जाए कि भारत जो है कच्चे तेल का आयात में भारत कौन सा स्थान है? यहाँ पर आंसर जाएगा 3rd। नेक्स्ट, प्रतिबंधित दवा
ड्रोस्टेनोलोन मेटाबोलाइट के सेवन का दोषी पाए जाने पर नाडा ने किसे प्रतिबंधित कर दिया। देखिए, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, उसने वह क्या करती है, उसने कुछ दवाओं की लिस्ट बना रखी है और उन दवाओं का यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि संगीता जो चानू है, भारत की वेट लिफ्टर, जिन्होंने 2014 और 2019 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, उनको जो है प्रतिबंधित दवा ड्रोस्टेलोन मेटाबोलाइट के सेवन का दोषी पाया गया और इस कारण से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा ए, मतलब हो जाएगा प्रतिबंधित दवा ड्रोस्टेलोन मेटाबोलाइट का सेवन का दोषी पाए जाने पर नाडा ने किसे प्रतिबंध कर दिया, तो संगीता चानू को किया है। कितने वर्ष के लिए कर दिया, तो 4 वर्ष के लिए। संगीता चानू कौन है, तो ये मणिपुर से आती है, भारत की महान जो है वेट लिफ्टर है रही है और इन्होंने 2014-2019 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए जो है वो गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। सॉरी 2014-2018 हो गया, 2014-2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में फिर ये जीता, गोल्ड मेडल जीता है। अगला कि निम्नलिखित में से एप्पल कंपनी का भारत में पहला आउटलेट कहां खोला जा रहा है, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी आपका ए और सी। तो देखिए एप्पल जो है यह दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपके फोन की कंपनी है और एप्पल के जो आईफोन है वह दुनिया में एक स्टैंडर्ड मानी जाती है। तो एप्पल ने 2017 से भारत में पहला जो है उसने एक प्रकार से प्रोडक्शन स्टार्ट किया और अभी तक भारत में इसका कोई भी आउटलेट, मतलब कोई भी यहाँ पर एक प्रकार से कर सकते हैं कि दुकान नहीं थी, सीधे सीधे जहाँ से आप जा करके एप्पल खरीद सकते थे। तो एप्पल के जो आईफोन खरीदने के लिए, तो यहाँ पर अब बताना चाहूँगा कि अभी अभी मुंबई में आपको भारत में पहला आउटलेट इसने यहाँ पर खोल दिया है। कुल मिलाकर के एप्पल के जो है 526 आउटलेट पूरी दुनिया में है और अमेरिका के बाद सबसे अधिक 45 आउटलेट जो है इसके चीन में स्थित है। भारत में अभी एक आउटलेट मुंबई में, दूसरा जो है दिल्ली में खुलने वाला है। तो यहाँ पर लेकिन एप्पल कंपनी का भारत में पहला आउटलेट कहाँ खोला जा रहा है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस हवाई अड्डे से अमेरिका भारत संयुक्त युद्धाभ्यास 13 से 24 अप्रैल के बीच में किया गया, ए कलाईकोंडा, बी है जोरहट श्रीनगर और डी ले। तो बताना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल का जो कलाईकोंडा है, वेस्ट बंगाल का जो कलाईकोंडा है पश्चिम बंगाल के कलाईकोंडा से 13 से 24 अप्रैल के बीच में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास किया। देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि दोनों देशों के सेना को एक दूसरे के जो उनकी सामरिक नीतियां हैं उन नीतियों से परिचित कराना और साथ ही साथ दोनों देशों के जो आपके हथियार हैं, नए हथियार, उनसे भी उनको परिचय कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो भारत का अमेरिका के साथ में 13 से 24 अप्रैल के बीच में युद्धाभ्यास किया गया और यह युद्धाभ्यास हुआ है कलाईकोंडा में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के नए आकलन के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की किस दर से बढ़ने की उम्मीद है, किस दर से बढ़ने की उम्मीद है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 6.3%। 6.3%। देखिए, पहले जो है इसका अनुमान था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 6.8% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने इसको रिवाइज करके इसको 6.8 को या 6.3% तक लेकर के आ गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करने का अनुरोध किया गया है। तो बताना चाहूंगा कि चूंकि आपका जो सिख कम्युनिटी है उसमें कनाडा और अमेरिका दोनों जगह पर इसकी ठीक ठाक इसका जो है दखल है। और अगर हम बात करें कि अमेरिका के सबसे राज्य कैलिफोर्निया की, तो वहाँ पर सिखों की संख्या जो है ठीक ठाक है। तो वहाँ पे सिख जो है उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो विधानसभा वहाँ पर सिखों ने कैलिफोर्निया में वहाँ पे जो विधायक हैं उन्होंने यह अनुरोध किया अमेरिका के संसद से कि वह जो है वह सिख विरोधी नरसंहार घोषित करे। इस प्रकार से अमेरिका का यहाँ पर हो जाएगा कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, 35 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम भूमिगत नदी मेट्रो ट्रेन का परिचालन कहाँ किया जाएगा, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी हो जाएगा दिल्ली। तो जैसा कि देखो आपको पता ही है कि कोलकाता भारत का पहला शहर है जहाँ पर 1984 में पहला मेट्रो जो है ट्रेन चलाया गया था। और अभी जो हुगली नदी है, हुगली नदी के नीचे एक मेट्रो जो है वो मेट्रो लाइन बनाई जा रही है और इस प्रकार से भारत
का यह पहला ऐसा मेट्रो जो है वो लिंक होगा जो नदी के नीचे नीचे होगा। तो इस प्रकार से भारत का प्रथम भूमिगत नदी मेट्रो परिचालन कहाँ किया जाएगा? ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता। और अगर पूछा जाए कि भारत का मेट्रो कहाँ चला गया सबसे पहले, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कोलकाता। कब चलाया गया? तो 1984 1984 में। अगला आपके पटना उच्च न्यायालय द्वारा जिस जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई, इसके मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मैं बता दूं इसके मोबाइल ऐप का नाम है बिजागा, बिहार जातिगत गणना। देखो बताना चाहता हूं कि बिहार में कुल मिला के 214 जो है वो जातियां हैं, और ये जो 14 जातियां हैं तो उनको गवर्नमेंट लिस्ट में 14 जातियां हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख दिया कि 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातिगत जनगणना आरंभ किया गया, और लेकिन उस जातिगत जनगणना को 4 मई को जो पटना उच्च न्यायालय है उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। और उसने कहा कि जब तक अगली सुनवाई हो नहीं जाती है, मतलब इस अगली सुनवाई जो है 3 जुलाई को होगी, तब तक यहाँ पर यह जो है जातिगत जनगणना नहीं की जाएगी। मैं बताना चाहूँगा भारत में पहली जातिगत जनगणना जो है 1871 में की गई थी। फिर दूसरी जातिगत जनगणना जो है वो 1931 में की गई, और भारत में यह एक प्रकार से माना जा सकता है कि अंतिम जाति जनगणना थी। 2011 में भी जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इसके आंकड़े जो है पब्लिश नहीं कराए गए। जातिगत जनगणना सरकार जो है अपनी सुविधाओं के लिए कर सकती है, ऐसा न्यायालय का कहना है, लेकिन उसके आंकड़े जो है पब्लिश न किए जाए। तो इसको मिला जुला करके पटना उच्च न्यायालय में इसका भी सुनवाई होना बाकी है। अब देखते हैं लोग आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जिस जातिगत धारी जनगणना पर रोक लगाई गई, उसके मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मोबाइल ऐप का नाम होगा बिजागा, बिहार जातिगत जनगणना। अगला है 38, ऑल इंडिया रेडियो का नाम सर्वप्रथम किसने आकाशवाणी रखा था? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, और आपका हो गया चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए 1936 में जो है ये आकाशवाणी की स्थापना की गई और उसका नाम रखा था ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के बाद इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक लेख में 1939 में इसके लिए आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया था। बाद में 1957 में आकाशवाणी और आपका जो है ऑल इंडिया रेडियो दोनों का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन अभी भी भारत की सरकार ने वर्ष 2023 में यह निर्णय लिया कि अब चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी, सब जगह एक ही नाम इस्तेमाल होगा और नाम होगा आकाशवाणी। तो यह नाम आकाशवाणी होगा। अब यहाँ पर प्रश्न मैंने आपके लिए बताया है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम सर्वप्रथम किसने आकाशवाणी रखा था? आंसर लगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्र द्वितीय के राज्यारोहण समारोह में किसने उन्हें पुनेरी पब्लिक उपहार स्वरूप भेजा है? इसके पहले मैं इस पर बात कर चुका हूं, लेकिन हम बता दूं कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डब्बा वाला। देखिए 1890 में जो महादेव हवाजी बच्चे थे, उन्होंने एक डब्बे की सर्विस, जो टिफिन लंच बॉक्स की सर्विस है, उसको आरंभ किया। आज यहाँ पर लगभग 2 लाख जो है डब्बे मुंबई के विभिन्न कोनों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो है वह जो लंच बॉक्स डिलीवरी करने वाले बॉय हैं उनके द्वारा इसकी डिलीवरी की जाती है। तो शास्त्र द्वितीय के राज्यारोहण समारोह में जो है डब्बा वाला ने जो है उन्हें जो है पुनेरी पगड़ी उपहार स्वरूप भेजा है। आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी जब शास्त्र द्वितीय की शादी जो है वह कैमिला पार्कर से हुई थी, तो शादी में उनको गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि उनको इस बार गेस्ट के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक औपचारिकतावश जो है पुनेरी पगड़ी जो है शास्त्र तृतीय के लिए भेजा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? देखिए ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स है ये दुनिया के 145 देशों के लिए निकाला जाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा देश का मिलिट्री जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पे है, और भारत को इसमें चीन नंबर 2 पे है, और इसके बाद नंबर 3 पे जो है पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है, और चौथे नंबर पर भारत है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, मतलब ये 4 हो गया। तो भारत का जो है चौथा स्थान है। तो इस तरीके से यह इतने सारे क्वेश्चंस थे जो भी आपके अप्रैल मई के महीने में और जून में भी कुछ क्वेश्चन ने कवर किया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैंने कवर अप कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। दोनों आपके पहला और दूसरा जो मैंने करंट अफेयर्स 1 और करंट अफेयर्स 2 करके बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेना एक बार फिर से। निश्चित रूप से
परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सब लोगों को परीक्षा के ढेर सारी शुभकामनाएं।